हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा हम लेके आए हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स। चैप्टर आपका चलेगा आज 20। चैप्टर 20 का नाम है वो है समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो बेटे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना। और एक बात आपसे और भी कहना चाहूंगा, देखिए आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए, और कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है तो बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मेरे चैनल पे आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स, मैथ, बॉटनी तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। चैप्टर बाई चैप्टर आपको वीडियो भी उपलब्ध हो जाएंगी और चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो बेटे हम बिना किसी देरी के अब करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। तो बेटे जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पहली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। तो आप समझिए, देखो बेटे पहली हेडिंग है हमारी वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को आप सबसे पहले समझिए। कह रहा है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर माध्यम के उसी ओर लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आपने समझ ली। सपोज दैट देखिए कोई भी सतह है और इस सतह से कोई भी प्रकाश की किरण टकराती है और उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जो अगली हेडिंग है वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे निशान लगाइए, अपनी डायरी में इस टॉपिक्स को नोट करके रखिए। अगली जो हेडिंग है वो है हमारी प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहते हैं समझिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहते हैं, देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि निम्न है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है जो कि निम्न है। तो कौन कौन से दो नियम है। फर्स्ट नियम, भाई परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण के क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। बेटे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दूसरा, आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। अब समझिए आप डायग्राम के माध्यम से। चलिए देखिए ये समतल दर्पण है, ये क्या है आपका दर्पण है। चलिए डायग्राम की सहायता से हम दोनों नियमों को फॉलो करेंगे। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है बेटा समतल दर्पण के क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आप इसे बोलोगे परावर्तक तल या दर्पण। क्या बोलोगे, परावर्तक तल या बोलो आप दर्पण। बेटा आपको दिखाई दे रहा है, चलिए चेक करते हैं। हाँ अभी तक आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, परावर्तक तल है या बोलो आप दर्पण। क्लियर। इसके बाद आप समझोगे, देखो वो आपसे कह रहा है कि भाई आप पहला रूल, पहला पॉइंट, चलिए पहला मैं ये कर दे, चलिए दूसरा, पहले एक एक पॉइंट को हम इसमें फॉलो करेंगे। कह रहा है भाई आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। सपोज दैट कोई क्या है, आपतित किरण है, ये किरण पड़ रही है इस पे, तो ये क्या हो रही है, ये आपतित किरण है। और जैसे ही आपतित किरण इस दर्पण पर पड़ती है, ये क्या है, आपतित किरण। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये है आपतित किरण। और जैसे ही ये आपतित किरण किस पे पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है, तो जो ये बिंदु है ये आपतन का क्या है, बिंदु है। इसी बिंदु पर क्या, अभिलंब। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अभिलंब पड़ेगा, ये पड़ गया अभिलंब। ठीक, अब ये आपतित किरण है और इस बिंदु पर अभिलंब क्या है, इस बिंदु पर क्या है, अभिलंब है। तथा इस पे क्या होगा, यहां से जब ये आपतित किरण यहां पे बिंदु पे पड़ेगी तो इस बिंदु पे टकराने के बाद क्या है, यहीं से क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां से वापस हो जाएगी। तो इसी को बेटा हम जो कहेंगे, क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब इसे आप क्या नाम दोगे, परावर्तित
एक मिनट, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो आपका पॉइंट क्या था? पॉइंट आपका ये था कि जो आपतित किरण है, क्या है? आपतित किरण है, जब ये किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसी बिंदु पर क्या होता है? एक अवलंब पड़ता है, तथा जो परावर्तित किरण है, आपतित किरण के बाद जो परावर्तित किरण है वो तीनों किस पे होंगे? एक ही तल पे होंगे। किस तल पे? परावर्तक तल पर। परावर्तक तल पे आप देख रहे हो आपतित किरण भी है, आपतित किरण के बाद परावर्तित किरण भी है, और ये क्या है? अविलंब। क्या है बेटा? अविलंब। तो आपने देखा कि भाई आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अविलंब तीनों किस पे होंगे? एक तल पर होंगे। किस पर होंगे? एक तल पर होंगे। अब देखो दूसरा जो रूल्स है, दूसरा नियम है, वो क्या कह रहा है? भाई परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। तो ये जो आपतित किरण है ये क्या है? परावर्तन कोण है, ये वाला। ये बेटा बनेगा परावर्तन कोण। दूसरा सदैव आपतन कोण, तो ये वाला है आपका आपतन कोण। तो जो परावर्तन कोण और आपतन कोण है वो दोनों क्या? बराबर होंगे। जैसे मान लो ये आपतित कोण है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी बेटा 60 डिग्री ही होगा। अगर ये आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। दोनों कोण क्या होंगे? आपतन और परावर्तन कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? तो देखो आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमारी हेडिंग थी, वो थी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में आपने समझा कि भाई प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, जो भी ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये किसी सतह से टकराकर क्या है? माध्यम के उसी ओर क्या हो जाती है? लौट जाती है। यानी लौटने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम होते हैं, जो कि निम्न है। पहला नियम, भाई परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपने देखा ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, और ये आपतन कोण है। जो ये वाला कोण है ये परावर्तन कोण है, और ये आपतन कोण है। इन दोनों कोणों का मान क्या होगा? बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो रूल था वो क्या था? भाई आपतित किरण। कौन सी? ये देखिए आपतित किरण है, इसके बाद आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतित किरण और अविलंब तथा ये परावर्तित किरण तीनों क्या होंगे? एक ही तल पर होंगे। ये देखिए एक ही तल पे तीनों क्या है? एक ही तल पर है। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर बच्चा फिजिक्स घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। तो एक बार जल्दी से मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। चलिए समझिए। हेडिंग हमारी बेटा है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम क्या लिखेंगे परिभाषा? कि भाई प्रकाश का किसी सतह से टकराकर माध्यम के, यानी ये प्रकाश है, यहां से मान लो प्रकाश की किरण आ रही है, वो किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसके बाद कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वो 2 नियम है। 2 नियम। कौन से नियम? पहला नियम है कि भाई जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण का क्या होगा? सदैव बराबर होगा। अगर ये परावर्तन कोण 60 डिग्री का होगा, अगर ये आपतित कोण जो है वो 60 डिग्री का होगा, तो ये परावर्तन कोण जो है ये भी आपका 60 डिग्री का ही होगा। अगर ये 30 डिग्री का होगा आपतन कोण, तो ये परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। इसका मतलब परावर्तन कोण, ये वाला परावर्तन कोण और ये वाला आपतन कोण दोनों क्या होंगे? सदैव बराबर होंगे। ये पॉइंट आपके मस्तिष्क में सेव हो गया। अगला पॉइंट, भाई आपतित किरण, यानी ये वाली जो आपतित किरण है और आपतन बिंदु पर, ये आपतन क्या है? बिंदु है। समतल दर्पण, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण किस पे पड़ रही है बेटा? ये देखिए दर्पण पर पड़ रही है। किस पर? दर्पण। परावर्तक तल या दर्पण बोलूंगा, परावर्तक तल या दर्पण। तो आपने देखा ये भाई जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण किसी दर्पण पर पड़ रही है, और दर्पण पर जब पड़ रही है तो ये एक बिंदु पर, ये बिंदु पे है। अब इस बिंदु से टकराकर ये पुनः वापस हो जाती है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपने देखा कि भाई जो आपतित किरण का जो बिंदु है ये, इस पे क्या है? एक अविलंब है। क्या है? अविलंब है। तो आप बोलोगे कि भाई जो आपतित किरण है और अविलंब है तथा जो परावर्तित किरण है, तीनों किस पे होंगे? एक तल पे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से मस्तिष्क में सेव हो गया होगा। अब चलते हैं, समझेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
चलिए बेटे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि भाई समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है। तो समझो, पहले इसकी दो लाइनों को आप समझो। कह रहा है भाई समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो समझो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर स्थित उसके आगे वस्तु स्थित हो, उसके आगे क्या हो, वस्तु स्थित हो। अब आप डायग्राम के माध्यम से इसे समझिए। चलिए देखिए, ये समतल दर्पण है, क्या है बेटा, ये है आपका समतल दर्पण। इस प्रकार से ये है समतल दर्पण। आप लिख लो नीचे, क्या लिखोगे, समतल दर्पण। और ये देखिए आगे आप एक लाइन खींचोगे जिससे बोलोगे मुख्य अक्ष। क्या बोलोगे आप इसे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। आपने इसे बोल दिया मुख्य अक्ष। दर्पण समतल दर्पण और इस पर मुख्य अक्ष। ठीक, अब आप समझो इस मुख्य अक्ष पे क्या होगा कि यहां से कुछ दूरी पर क्या है, एक वस्तु है, वस्तु ना बोलो तो बोल दो या बिंब, वस्तु या बिंब है। अब यहां से समझो कोई भी किरण यहां से सीधी जाएगी तो ये जाएगी कहां पे पड़ेगी, इस समतल दर्पण पर। अब जैसे ही ये समतल दर्पण पर पड़ेगी तो समतल दर्पण पर टकराने के बाद पुनः ये क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, पुनः क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी सीधे। अब समझो आगे की प्रोसेस क्या है। अब सपोज दैट, अब काल्पनिक समझिए कि जो भाई वस्तु है, वस्तु ये समतल दर्पण पर कोई भी किसी वस्तु से किरण जा रही है तो वो समतल दर्पण पर पड़ रही है और टकराने के बाद एक सीधी रेखा में ही वापस आ जा रही है। और कल्पना करो कि ये सीधी कहां जाएगी, इस प्रकार से ये आगे भी नहीं निकल पाएगी, लेकिन हम काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं हम, काल्पनिक रेखा। ठीक, और इस काल्पनिक रेखा को ये जो मुख्य बिंदु है आप इससे मिला दो। ठीक, ये था आपका वस्तु या प्रतिबिंब, वस्तु या बिंब। तो इसके समतल दर्पण के जस्ट पीछे का मतलब ये जो बना आपका, यहां पे बनेगा आपका प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब आपको ध्यान रखना है, अगर इस यहां से और यहां तक की दूरी अगर आपकी 3 मीटर है तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो भी 3 मीटर ही होनी चाहिए। इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो, बराबर हो, क्योंकि आपको पता है कोई वस्तु है या बिंब है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण के जस्ट पीछे बनेगा। अब आप समझो, देखो आपको हमने बताया भाई समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से, देखो ये समतल दर्पण है, क्या है ये, समतल दर्पण। और इस समतल दर्पण से पीछे कितना, इधर देखिए पीछे उतनी ही दूरी पर होता है, उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर उसके आगे वस्तु रखी गई हो। देखिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण के आगे क्या रखी गई है, यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है। वस्तु ना कह करके आप बिंब बोल दो या वस्तु बोल दो, बात एक ही है। तो वस्तु रखी गई है तो उतनी ही दूरी पर ये इधर समतल दर्पण के पीछे की ओर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसकी समतल दर्पण से ये वस्तु रखी गई है मान लो 4 मीटर, तो जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण के पीछे बनेगा वो भी कितना बनेगा आपका, 4 मीटर। क्लियर, बात समझ में आपके आ गई होगी। चलिए नहीं आई तो एक बार और रिवीजन आपकी करा देता हूं। समझो, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आप समतल दर्पण है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो आप बताओगे कि भाई जो समतल दर्पण है ये आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो इस दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो उतनी ही पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर समतल दर्पण के आगे क्या रखी हो, कोई वस्तु रखी हो, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब सीधे सीधे आपके समझ में अब आ गया होगा कि भाई समतल दर्पण में पूछेगा प्रतिबिंब कहां बनता है तो आप बताओगे भाई समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर होगा, समतल दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर होगा कि जितनी की दूरी समतल दर्पण के आगे कोई भी एक वस्तु रखी हो। क्लियर। अब मान लो यहां से कोई किरण
यहां से कोई किरण इस मुख्य अक्ष पर समतल दर्पण के इस मुख्य केंद्र पे टकराती है, यानी आपतित किरण है, और यहां से क्या सीधे वापस हो जाएगी, क्या ये हो जाएगी परावर्तित किरण, जो अब परावर्तित किरण बन जाएगी। यानी जो आपका ये कोण बनेगा वो बनेगा आपतन कोण, और जो ये वाला कोण बनेगा वो बनेगा आपका परावर्तन कोण। अब जो आपतन कोण होता है उसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो परावर्तन कोण होता है उसे हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको जितनी बात पूछ रहा है आप उतनी बात बताइए। आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इतनी सी बात पूछ रहा है भाई, समतल दर्पण में प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे एक दर्पण बना के देख लेना, समतल दर्पण, और समतल दर्पण में क्या बोलोगे आप कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे, ये आगे है और ये वाला हिस्सा है वो पीछे है, दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर होता है, उतनी ही दूरी पर होता है जितना दर्पण के आगे कोई भी वस्तु रखी हो। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर ये 3 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के पीछे 3 ही दूरी पर प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। ठीक, अब बेटा चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है नियमित परावर्तन। क्या है, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है इसे आप अच्छे से समझिए। चलिए पहले समझते हैं। भाई लिखा है जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, यानी जब भी प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ेंगी, यानी जो समतल दर्पण होगा वो कैसी होगी, ऊपरी सतह उसकी कैसी होगी, चिकनी होगी, यानी पॉलिश की होगी। जब प्रकाश की किरणें, वो समांतर जो प्रकाश की किरणें समांतर किरणें हैं वो किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो उसमें समांतर किरणें क्या होती हैं, आपतित होती हैं। तो सतह पर टकराने के बाद समांतर किरणें ही परावर्तित होती हैं, ये कह रहा है। समझो, जैसे कोई भी दर्पण है, क्या है, कोई भी दर्पण है, और इस दर्पण, ये कैसा दर्पण है भाई, पॉलिश किया हुआ। आप लिखोगे भाई पॉलिश किया हुआ दर्पण है, और सतह इसकी कैसी है भाई, चिकनी है। कैसी सतह है, चिकनी है। अब आप बताओगे कि जब भी प्रकाश की किरणें, ये सीधी रेखा बनाना बेटा, सीधी, ठीक है, पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से सीधी बनानी है आपको। जब प्रकाश की समांतर किरणें, सपोज दैट, देखो जब बेटे इस टाइप से प्रकाश की जो समांतर किरणें क्या है, सीधी दिशा में एक की लाइन में सारी किरणें चलेंगी। ये देखिए समांतर किरणें, बिल्कुल लाइन तिरछी नहीं होनी है, ठीक है, लाइन बिल्कुल सीधी चलेगी आपकी। ये वाली ये किरणें हैं किसकी, प्रकाश की समांतर किरणें। अब देखो ये प्रकाश की जो समांतर किरणें हैं ये किससे टकरा रही हैं, ये टकरा रही हैं एक दर्पण से, और दर्पण से टकराने के बाद ये अभी क्या हो रहा है बेटा, आपतित हो रहा है। अभी क्या हो रही है, आपतित किरणें हैं। ये कैसी है, आपतित किरणें, और टकराने के बाद जब वापस होंगी तो कौन सी हो जाएंगी, परावर्तित किरणें। तो भाई जो समांतर क्रम में जो आपतित किरणें हैं ये टकराने के बाद पुनः वापस, ठीक है, जो परावर्तित किरणें हैं वो भी किसमें होंगी, एक समांतर क्रम में ही होंगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन बोलेंगे। जैसे आपने देखा भाई, एक आपने दर्पण बनाया, उसकी जो सतह है वो पॉलिश की हुई है, यानी चिकनी सतह है, चिकनी सतह है। जब इसमें प्रकाश की किरणें, समांतर किरणें किससे, इस चिकनी किरण से टकराती हैं, तो टकराने के बाद यानी जो परावर्तन किरणें होंगी वो भी कैसी, यहां देखिए ये टकरा रही, और ये टकराने के बाद सीधी ये किस क्रम में, एक समांतर क्रम में, इस प्रकार से वापस हो रही हैं। तो आपकी थ्योरी क्या कह रही है, समझो थ्योरी को। आपके शब्द ये कह रहे हैं भाई, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं, देखो जब किसी प्रकाश की समांतर किरणें किस पे पड़ रही हैं, इस चिकनी सतह पर पड़ रही हैं, ये देखिए चिकनी सतह पर पड़ रही हैं, तो इसमें समांतर किरणें आपतित होती हैं। हाँ, तो ये क्या हो रही है, इसमें समांतर किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं। तो सतह पर पड़ने के, टकराने के बाद जब ये किरणें इस सतह पर टकराती हैं, और टकराने के बाद कैसे भाई, समांतर किरणें ही परावर्तित हो जाती हैं। ये समांतर किरणें ही क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। इसके कहने का मतलब है जब अनियमित परावर्तन आएगा
तो उसमें सतह से टकराने के बाद जो किरणें होती हैं वो विभिन्न यानी सभी दिशाओं में फैलती है। लेकिन यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ पे क्या है, नियमित परावर्तन आ जाए आपको पेपर में तो आप क्या लिखोगे, आप सीधे से एक दर्पण बनाना और सीधे सीधे लिखना कि भाई जो प्रकाश की समांतर किरणें होती हैं वो एक चिकनी सतह से टकराती हैं और चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः पुनः वापस यानी एक समांतर क्रम ही परावर्तित हो जाती है। समांतर किरणें ही परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका नियमित परावर्तन है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो भी मैं एक बार आपकी रिवीजन और कराता हूं, समझो। देखो हेडिंग है बेटा हमारी नियमित परावर्तन। आप लिखोगे जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो इसमें समांतर किरणें आपतित होती हैं। देखो जब भाई प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से, ये देखो किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो इसमें समांतर किरणें कैसे हो जाती हैं बेटा, आपतित हो जाती हैं। अब जब ये टकरा जाएंगी किस सतह से, किससे, दर्पण से, ठीक, दर्पण की चिकनी सतह से, जब ये टकराने के बाद जब वापस होंगी, कैसी होंगी, वापस होंगी, ये सब वापस हो रही हैं तो एक समांतर किरणें क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आगे लिखो आप, इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर। अब बेटे जो हमारी अगली हेडिंग आएगी वो आएगी अनियमित परावर्तन। चलिए बेटे अगली हेडिंग समझिए। अगली जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी विसरण। क्या है बेटा, विसरण या अनियमित परावर्तन। क्या कह रहा है, विसरण या अनियमित परावर्तन। तो समझो विसरण या अनियमित परावर्तन क्या होता है, पहले थ्योरी समझो। देखो जब प्रकाश की समांतर किरणें, क्या कह रहा है, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी खुरदुरे तल पर पड़ती हैं तो परावर्तित किरणें मतलब टकराने के बाद, खुरदरी सतह पर टकराने के बाद जब वो पुनः वापस होती हैं तो पुनः वापस होने पर वो किसी एक विशेष दिशा में नहीं जाती बल्कि सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विसरण या अनियमित परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझो। जब प्रकाश की समांतर किरणें खुरदरे तल पर पड़ती हैं तो किसी विशेष दिशा में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, परावर्तित प्रकाश सभी दिशा में फैल जाता है। इस तरह के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरण कहते हैं। समझो, जैसे आपको क्या देखिए, आपने बनाया एक दर्पण, ठीक, ये क्या है, दर्पण है, और आपने देखी यहां पे चिकनी सतह नहीं है बल्कि कैसी सतह है, ये खुरदरी सतह है। कैसी सतह है भाई, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह। अब आप देखोगे कि जो प्रकाश की समांतर किरणें हैं, कैसी किरणें, देखो प्रकाश की ये समांतर किरणें हैं, ये किसी खुरदरी सतह से टकरा रही हैं। आपने देखा ये किसी खुरदरी सतह से टकराई। अब खुरदरी सतह से टकराने के बाद ये किसी विशेष दिशा में इसका परावर्तन नहीं होगा बल्कि ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। जैसे ये प्रकाश की परावर्तित किरण इस खुरदरी सतह से टकराएगी तो ये इस प्रकार से टकराने के बाद पुनः परिवर्तित हो जाएगी। ये देखिए हो गई। इसी प्रकार से ये टकराई, ये वाली प्रकाश की किरण किससे, खुरदरी सतह से, तो ये इस दिशा में क्या हो गई, परावर्तन हो गई, ठीक है। और ये जब ये वाली टकराई तो ये इस दिशा में परावर्तन हो गई। इस प्रकार से ये विभिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, अनियमित, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो आपने क्या बताया, आपने बताया कि भाई जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी इस खुरदरी सतह पर या खुरदरे तल पर पड़ती हैं तो
पड़ने के बाद तब क्या होता है, तब किसी विशेष दिशा में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, बल्कि किसी विशेष दिशा में होता, तो मतलब समांतर क्रम की बात तरफ इंडिकेट कर रहा है कि उस क्रम में नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि भाई जो परावर्तित प्रकाश होता है, जो ये परावर्तित है ना, ये क्या है, नहीं आपतित, ये आपतित है, और आपतित के बाद ये आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें। जब आपतित किरणें इस समतल दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के बाद जब वापस होती हैं, तो ये वाली टकराने के बाद जब वापस होंगी, तो ये क्या होंगी, परावर्तन किरणें, ये होंगी परावर्तन किरणें। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी इस खुरदरे तल पर टकराती हैं, तो टकराने के बाद या खुरदरे तल पर सतह पर पड़ने के बाद ये पुनः परावर्तन इनका किसी विशेष दिशा में नहीं होता, बल्कि ये सभी दिशाओं में इसका जो परावर्तन होता है वो सभी दिशाओं में होता है, यानी इसकी किरणें जो है परावर्तन किरणें हैं वो सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। सभी दिशाओं में फैल जाएंगी तो क्या होंगी, अनियमित होंगी ना, कि भाई अनियमित रूप से सभी दिशाओं में फैल गई, और एक ही दिशा में चलती, समांतर दिशा में चलती परावर्तन होता तो क्या होता भाई, नियमित होता। लेकिन यहाँ पे नियमित नहीं हो रहा, यहाँ पे तो भाई जो प्रकाश की किरणें जैसे ही इस खुरदरी सतह पर टकरा रही हैं, और टकराने के बाद जब इनका परावर्तन हो रहा है तो वो विभिन्न दिशाओं में हो रहा है, यानी सभी दिशाओं में हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, विसरण या अनियमित परावर्तन। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो बेटा आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बहुत भी बेहतरीन है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका। देखो क्वेश्चन कह रहा है भी आपतित एवं परावर्तित किरणें किसी के बीच का कोण, यानी जो आपतित एवं परावर्तित किरणें हैं इनके बीच का कोण कितना है, 60 अंश है, यानी 60 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना होगा। समझो भाई कोई भी दर्पण है, आपने देखा कि जो आपतित किरणें हैं, क्या कह रही हैं, आपतित किरणें, ये देखिए आपकी आपतित किरणें जब इस सतह से टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होंगी, परावर्तित होंगी, यहां से परावर्तित होंगी। तो ये क्या है, ये भाई आपतित किरण है, आपतित किरणें हैं, और ये परावर्तित हैं। और आपको पता है कि जो आपतित किरण है ये सतह पर, जिस सतह पर टकरा रही है, जिस बिंदु पर टकरा रही है, यहां से क्या है, एक ये अभिलंब है, क्या पढ़ रहा है, अवलंब है। तो आपने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि भाई जो आपतित किरण है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होते हैं बेटा, एक ही तल पर होती है, यही तो है। अब आप देख रहे हो वो कह रहा है कि आपतित एवं परावर्तित किरणों के जो बीच का कोण है वो 60 डिग्री है, कितना, 60 डिग्री, यानी जो अवलंब है, तो हम सीधे बोलेंगे कि जो अवलंब है वो कितना है, 60 है, ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो आपतन कोण कितना होगा, अब आपको पता है जब ये 60 डिग्री है अवलंब, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो जो भाई आपतित किरण है और वो परावर्तित किरण है, आपतित कोण और परावर्तित कोण, यानी आपतन, ये वाला आपका आपतन कोण हो गया, और ये आपका क्या होगा, परावर्तन कोण, यानी जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोण आई और ये कोण आर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो आपतन कोण है उसे मैं आई से इंटीग्रेट करूंगा, और जो परावर्तन कोण है उसे हम आर से। तो आपने देखा भाई कोण आई प्लस कोण आर बराबर कितना है, 60 अंश है, इन दोनों का योगफल कितना है, 60 अंश है, यही तो है। तो आप देखोगे भाई आपतन कोण पूछ रहा है, तो आपतन कोण का मतलब कोण आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। भाई आपको पता है कि भाई जो आपतन कोण है और आपतन कोण बराबर क्या है, परावर्तन कोण है, यानी कोण आर है, कोण आई और कोण आर, यानी जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, बराबरी तो है, यही तो परावर्तन का नियम है। अब भाई जो अवलंब है ये कितना कह रहा है, वो दोनों कोणों के बीच का जो कोण है वो 60 है, जब 60 है तो ये 30 भी होगा, यानी जो आपतन कोण है वो भी 30 होगा और परावर्तन कोण है वो भी 30 होगा, 30 कितना हो गया, 60, तो दोनों का योगफल है 60, और पूछ रहा है आपतन कोण, तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश। चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भी 60 अंश यानी 60 डिग्री पर झुके हुए समतल दर्पणों के बीच यानी झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच
झुके हुए, यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 2। दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु की बनी प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है वो भाई, 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु की बनी प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझो, 60 अंश पर झुके हुए दो समतल दर्पण। चलिए, ये भाई दो समतल दर्पण है। अब आप देखो कितने डिग्री पे झुके हैं ये आपको पता है कितने को दिखा रहा है, कितने डिग्री पे, 60। ये है 60 अंश, ठीक, पर झुका है। और दोनों दर्पणों के बीच स्थित वस्तु की, तो दोनों दर्पणों के जो बीच में है, क्या है, एक वस्तु है। क्या है, एक वस्तु है। तो कह रहा है कि वस्तु की बनी प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ये कोण क्या है, कितना है बीच में, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक। तो आपको एक फार्मूला पता होगा भाई, ईटा बराबर, आपको पता होगा ईटा बराबर 360 डिग्री इंटू थीटा -1। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बेटा पता कर लो, यही है, ठीक है। सम के लिए ये होता है, और जब विषम यानी असीमित हो, कैसा हो, मध्य में ना हो, बीच में ना हो, और क्या हो, एक तरफ हो, यानी असीमित रूप में हो। तो जो असीमित यानी विषम कंडीशन के लिए, विषम के लिए क्या आएगा, ईटा बराबर, यानी ये आता है बेटा आपका सम के लिए। और अनियमित यानी विषम की कंडीशन हो तो विषम के लिए दूसरा लगेगा। विषम के लिए लगता है ईटा बराबर 360 अपॉन थीटा। ईटा बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये होता है। लेकिन यहाँ पे वस्तु क्या है, बीच में स्थित है, यानी असममित नहीं है बल्कि सममित है, मध्य में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, ईटा बराबर 360 अपॉन थीटा -1। अब आपको पता भाई ईटा बराबर क्या हो जाएगा, 360, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और -1 है तो -1। थीटा से वो 0 से 0 काट लो, 6 छन कितना हुआ, 36। अब आपने देखा भाई ईटा बराबर 6 माइनस 1 बराबर कितना आया, 5। यानी कहने का मतलब ये है, प्रतिबिंबों की संख्या पूछ रहा था कि भाई कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे बेटा, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटे। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक मनुष्य समतल दर्पण के सामने खड़ा है। एक कोई मनुष्य है, वो समतल दर्पण के कैसे खड़ा है, सामने खड़ा है। यदि मनुष्य का प्रतिबिंब उससे 6 मीटर दूर बनता है तो मनुष्य की दर्पण से दूरी बताओ। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया आपकी। भाई एक मनुष्य समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि मनुष्य का प्रतिबिंब उससे 6 मीटर दूर बनता है तो मनुष्य की दर्पण से दूरी बताओ। चलिए पहले आप एक क्या करोगे, समतल दर्पण लीजिए। आप समतल दर्पण बनाइए, 1 मिनट। आप इसी प्रकार से एक सीधी लाइन खींच लीजिए, सीधे सीधे दर्पण बनाइए, समतल दर्पण। चलिए मैंने इसे नाम दे दिया, क्या है, समतल दर्पण। नाम क्या दे दिया मैंने, समतल दर्पण, ठीक। और आपको पता है इसमें मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब वो कह रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण के सामने खड़ा है। भाई ये समतल दर्पण है, इसके सामने एक व्यक्ति मैं खड़ा कर दे रहा हूं। यहां पे एक व्यक्ति मैंने खड़ा कर दिया, क्या है, एक क्या हो गया, व्यक्ति। एक व्यक्ति इस समतल दर्पण के क्या है, सामने खड़ा हो गया। अब कह रहा है यदि मनुष्य का प्रतिबिंब उससे 6 मीटर दूर बनता है। अब आपको पता है कि भाई जब यहां से कोई भी किरण जाएगी तो ये इस पे टकराने के बाद क्या आ जाएगी, पुनः वापस आ जाएगी इस प्रकार से। तो पुनः ये इस प्रकार से वापस आ जाएगी। लेकिन आप पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो एक काल्पनिक रेखा खींचिए, इस प्रकार से खींचिए आपने। तो ये जब व्यक्ति है, ये वस्तु है, तो वस्तु का इधर क्या बने, ये बिंब है, ये बिंब है, तो इधर क्या बनेगा आपका, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब आपको पता है कि कोई भी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब जितनी दूरी पर यह वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको पता है कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा, यदि मनुष्य का प्रतिबिंब उससे कितना हो, 6 मीटर दूर बनता है। ये व्यक्ति है, यहां से जो प्रतिबिंब बना यहाँ पे, वो कितनी दूरी बना भाई, 6 मीटर पे बना। जब वो 6 मीटर पे बना तो जाहिर सी बात है भाई 3 मीटर ये हो गई और 3 मीटर आपका ये हो गया, यही तो हुआ।
आपको पता है कि कोई जो प्रतिबिंब है जितनी दूरी पर बिंब होगा, जितनी दूरी पर ये बिंब होगा, यानी बिंब यानी चाहे बिंब बोलो, चाहे वस्तु बोलो, चाहे व्यक्ति बोलो, जिस समतल दर्पण से जितनी दूरी इस वस्तु की होगी या इस बिंब की होगी उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। कहने का मतलब है चाहे ये 3 मीटर तो इधर भी 3 मीटर। अब देखिए इसे सॉल्व करिए। तो देखो आपको पता होगा भाई 1/f बराबर हो जाएगा 1/b और प्लस 1/u। ठीक, अब आपको एक बात और पता है कि समतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो आप लिख सकते हो भाई समतल दूरी के लिए, समतल दूरी के लिए जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वो क्या होती है, अनंत होती है। ठीक, जब समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जब अनंत होगी तो ये हो जाएगा 1/अनंत। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 1/b। अब आपको एक बात और पता है भाई, जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी होगी, ठीक है, तो उसका जो u है वो क्या लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। किसमें, माइनस में। तो ये हो जाएगा -1/u। ठीक है, अब 1/ जो अनंत है ये क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो भाई ये हो जाएगा अपना 1/b बराबर 1/u। ठीक है, सीधे सीधे हो जाएगा u बराबर b, माइनस कर दो, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका u बराबर b। कहने का मतलब है भाई अब जितना कोण ये जितनी दूरी पे ये होगा उतनी दूरी पे ये होगा, दोनों क्या होंगे, u और b बराबर होंगे। ठीक, यहाँ बराबर का ही लगा, देखा जाएगा, सही है बिल्कुल। ठीक, इसकी जो दूरी है वो 3 मीटर, तो प्रतिबिंब भी बनेगा कितने, 3 मीटर। तो इससे हमारा जो आंसर आया वो कितना आया बेटा, 3 मीटर। क्लियर, कितना आया, 3 मीटर। तो बेटा इसमें अब ज्यादा कुछ भी नहीं है, 2-4 जो क्वेश्चन रह गए होंगे वो आप सॉल्व कर लेना। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बेटा मैं आगे अब नहीं बढ़ाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इस वीडियो में करा दिए। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।